falling over our heads. All of this. हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। इजराइल हमास संघर्ष के 1 महीने पूरे हो गए। गाजा तबाह हो गया। दोस्तों, हमने कयामत तो नहीं देखी, लेकिन फिलिस्तीन में जो कुछ हुआ वो कयामत से भी खतरनाक है। क्या किसी देश का राष्ट्रपति इतना क्रूर और पागल हो सकता है कि वो बच्चों को, वो बूढ़ों को, महिलाओं को जानवरों की तरह, मूली गाजर की तरह कटवा दे? फिलिस्तीन के गजा में जो कुछ भी हुआ वो इंसानियत को, मानवता को शर्मसार कर देने वाला है। फिलिस्तीन में मार काट, कत्लेआम की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सब आप लोगों ने देखी होंगी। उसे मैं दिखाना नहीं चाहता। किस तरीके से बच्चों का कत्लेआम किया गया, उसे सड़कों पर लाकर नुमाइश किया गया, दिखाया गया। लोगों के दिल में डर पैदा करने की कोशिश की गई इजराइल के सैनिकों के द्वारा। तो आइए, इजराइल और हमास संघर्ष के 1 महीने के पूरे होने के बाद इस संघर्ष का जो ताज़ा असर है वो क्या है, आंकड़ों के जरिए हम आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे। आंकड़े देख लीजिए, कितना नुकसान हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, इन आंकड़ों को जानना बेहद जरूरी है, जिससे तस्वीरें और स्पष्ट हो पाए। तो जैसा कि आपको मालूम है कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया था, और जब हमास ने इजराइल पर हमला किया तो इजराइल ने हमास को टारगेट करने के लिए गजा को निशाना बनाया, और गजा में 10,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि इजराइल की बमबारी से मरने वालों में तकरीबन 5,000 बच्चे शामिल हैं। इजराइल कह रहा है कि हमास ने उसके 241 लोगों को बंधक बनाया है। सोचिए, कहाँ 241 और कहाँ 10,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, और 241 के चक्कर में पूरे गजा को इजराइल ने कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है। लेकिन अभी भी इसकी जो भूख है नहीं मिट रही है। इसके मुंह में खून लग चुका है। ये गजा के लोगों के खून का प्यासा हो चुका है। जब तक इसे पूरी तरीके से मिटा नहीं देता है तब तक इजराइल लगता है चुप नहीं बैठने वाला है। आपको याद है दोस्तों, यहूदियों के साथ हिटलर ने क्या किया था? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो इजराइल का राष्ट्रपति है वो हिटलर से भी खतरनाक हो चुका है। जिस तरीके से हिटलर, जर्मनी का हिटलर, यहूदियों को मौत की घाट उतारा था, ठीक उसी तरीके से पूरे गजा को इजराइल ने चैम्बर में तब्दील कर दिया गया। वहां अस्पतालों में लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, डॉक्टरों को निशाना बनाया जा रहा है। अब तो परमाणु बम की भी धमकी दी जा रही है। हर तरह से दोस्तों वहां पर इंसानियत मर चुकी है। दोस्तों, इजराइल ने एक आंकड़ा दिया है। इजराइल कह रहा है कि हमास के हमले में 1400 इजराइलियों की मौत हुई है। सोचिए दोस्तों, किसका आंकड़ा ज्यादा है, और क्या गजा के लोग कोई वार कर रहे हैं? दोस्तों, इस खबर को और ज्यादा अच्छे तरीके से स्पष्ट करने के लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग फिलिस्तीन, इजराइल के आसपास के देशों का लोकेशन भी देख लें, जिससे समझ में आए कि कौन देश किसके साथ है और कौन नहीं है। अरब देशों का भी जिक्र करेंगे, तुर्की का जिक्र, ईरान का जिक्र करेंगे, और बहुत सारे देश भी अब फिलिस्तीन के समर्थन में आ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि फिलिस्तीन ने 1948 में इजराइल को बैठने की जगह दी थी, और उसके बाद इजराइल ने फिलिस्तीन में पांव पसार लिया, और अब इजराइल ने फिलिस्तीनियों को एक जगह पर समेट दिया है जहां वो घुट घुट कर मरने को मजबूर हैं। तो दोस्तों, इसके आसपास के देशों पर नजर डालते हैं। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, कतर, यूएई, अबू धाबी, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, सीरिया। खबर यह भी है दोस्तों कि उत्तरी लेबनान पर इजराइल ने बमबारी शुरू कर दी है, क्योंकि दोस्तों इस समय बहुत सारे देश धीरे धीरे अब फिलिस्तीन के समर्थन में आ रहे हैं। इस समय तुर्की और ईरान के तेवर भी इजराइल के खिलाफ तल्ख नजर आ रहे हैं। तुर्की ने अब नाटो सेना की धमकी भी दे दी है। जी हां दोस्तों, रिचप तैयब अर्दोगान साहब ने कड़ी चेतावनी दे दी है। बताएंगे क्या है वो चेतावनी। इस बीच मलेशिया ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं।
तो यहां पर लेबनान, मलेशिया, तुर्की, रूस, ईरान जैसे तमाम देश, कतर जैसे तमाम देश अब खुलकर फिलिस्तीन के समर्थन में आ रहे हैं। लेकिन ज्यादातर अरब देश अभी कागजी कार्रवाई में व्यस्त हैं। दोस्तों, इस बीच खबर यह आ रही है कि तुर्की ने इजराइल सेना का समर्थन करने के आरोप में अपनी संसद के रेस्तरां में कोका कोला और नेस्ले के उत्पादों पर बैन लगा दिया है। वहीं फिलिस्तीन के समर्थन में आए मलेशिया ने भी अमेरिका को, जो लगातार इजराइल को हथियार पहुंचा रहा है और अब छोटे छोटे हथियार पहुंचा रहा है जिससे और अच्छे तरीके से इजराइल गजा पर उसका इस्तेमाल कर सके, अब मलेशिया के प्रधानमंत्री ने दो टूक अमेरिका से कह दिया है कि हमास के विदेशी समर्थकों पर एक तरफा प्रतिबंध को नहीं मान्यता देगा। दिलचस्प बात यह है कि तुर्की अब खुलकर फिलिस्तीन के समर्थन में आ गया है। इजराइल को कड़ी चेतावनी, कड़ी धमकी दी गई है रजब तैयब अर्दोगान के साथ, क्योंकि दोस्तों हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि तुर्की नेटो देश है, इस नाते वह अमेरिका के सहयोगी देशों में से एक है। तो जहां अमेरिका इजराइल के साथ है, तो वहीं नाटो सदस्य देश तुर्की फिलिस्तीन के समर्थन में आ चुका है। दोस्तों, आपको बताऊं तो तुर्की देशों से पश्चिमी देशों का तनाव पहले से बढ़ा हुआ था। इस बीच खबर यह भी है कि जिस तरीके से रुख अर्दोगान साहब ने अपनाया है, उनकी सरकार और नेटो सदस्य देशों के बीच तनाव और बढ़ने वाला है। लेकिन दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति हारने वाले नहीं हैं। वो लगातार पश्चिमी देशों को भी धमकियां दे रहे हैं, वो लगातार पश्चिमी देशों को घेर रहे हैं। अर्दोगान ने पश्चिमी देशों को इजराइल का साथ देने के लिए आड़े हाथ लिया। तुर्की ने साफ तौर पर पूरी दुनिया को स्पष्ट कर दिया कि हमास कोई आतंकवादी संगठन नहीं है। हमास अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। हमास एक मुजाहिदीन है जो अपनी जमीन और अवाम के लिए जंग लड़ रहा है। अर्दोगान पिछले 2 दशक से तुर्की की सत्ता में हैं और फिलिस्तीन को लेकर इजराइल को लगातार वो धमकियां देते रहे हैं। दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि साल 2008 से लेकर 2023 तक गजा में ये 6ठा युद्ध है। तो दोस्तों, अब इजराइल की खैर नहीं। अब तुर्की, ईरान, रूस जैसे तमाम देश अब घातक हमला करने वाले हैं इजराइल पर, और अब इजराइल कहीं ना कहीं डरा हुआ है। यहां पर एक चीज और स्पष्ट होना चाहिए, जो तमाम अरब देश हैं उनको भी थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा। दोस्तों, अगर ये आसपास के देश सख्त नहीं हुए तो आने वाले दिनों में उनका भी नंबर लग सकता है। जिस तरीके से गजा तबाह हुआ, फिलिस्तीन के लोग तबाह हुए, रोज लोग मारे जा रहे हैं, जिस तरीके से इजराइल ने लेबनान पर अटैक कर दिया है, उस तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि वो जॉर्जिया पर अटैक नहीं कर सकता है, वो अरब पर अटैक नहीं कर सकता, यमन, ओमान पर अटैक नहीं कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। इजरायली सरकार का मंत्री अब तो परमाणु बॉम्ब की भी धमकियां दे रहा है। तो दोस्तों, बुरी तरीके से गजा को तबाह कर दिया गया है, और अब जिस तरीके से तुर्की ने तेवर दिखाया है, उससे लग रहा है कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर सीधा सीधा अब जो तमाम अरब देश हैं उनको एकजुट होने की ज़रूरत है। एकजुट होकर फिलिस्तीन के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। ये पत्राचार, ये कागजी कार्रवाई, बैठकें, IOC की बैठकें करने से कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है। सामने आकर मुकाबला करना पड़ेगा, सामने आकर बताना पड़ेगा कि गलत करोगे तो गलत होगा। दोस्तों, अगर आज जिस तरीके से इजराइल में हुआ, आने वाले कल में किसी और देश के साथ हो सकता है। यूक्रेन में क्या हुआ हमने देखा, उससे बदतर हालत गजा में हो रही है। जरूरी है इस युद्ध से सबक लेने की। और यूएन क्या कर रहा है? यूएन तो इसीलिए बना था ना कि तृतीय विश्व युद्ध नहीं होगा। क्या तृतीय विश्व युद्ध का हम इंतजार करें? क्या प्रासंगिकता रह गई है यूएन की? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसको इसलिए बनाया गया था कि अब दुनिया में युद्ध नहीं होगा। ये जो छोटे छोटे देशों पर हमले हो रहे हैं, बड़े देश छोटे देशों को जो खा रहे हैं, क्या ये तृतीय विश्व युद्ध नहीं है? ये भी बड़ा सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों, अब पूरी दुनिया में फिलिस्तीन के लोगों के लिए दुआएं की जा रही हैं, मस्जिदों में दुआएं की जा रही हैं। पूरे दुनिया के जो मुसलमान हैं
फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं, खुदा से इबादत कर रहे हैं कि वहाँ सब सलामत हो। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।